बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वी ऑल सॉ दैट कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर रिसेंट भूचाल तब आया कि जब बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को सैक करके जनाब सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। दो कि बज़ाहिर ये लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए आज़ाद मेंबरान की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम पूरी है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे फैक्टर्स अपोजिशन के इस तरह के एक्टिव हो चुके कि मुमकिनात में से है कि अब आज़ाद उम्मीदवारों में से अगर 21 उम्मीदवार अपोजिशन के साथ चले जाते हैं तो उनका नंबर भी 73 का पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ के क्वार्टर से बात करें तो वो ये आपको बताएंगे कि जनाब हमारे पास सिर्फ अपने 90+ नंबर नहीं है, हमारे पास एक अपोजिशन की जमात भी हमसे राब्ते में है, वो भी हमारे लिए वोट करना चाहते हैं इस सिलेक्शन के अंदर। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, आज DGISPR जनाब अहमद शरीफ साहब ने पेशावर में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मौजूदा दहशतगर्दी की वेव है उसके ऊपर बात करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन की कुछ सहाफ़ियों से इंटरेक्शन में, और ऑब्वियसली नेशनल टेलीविजन के ऊपर वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की, लेकिन एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे नज़दीक, वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी टेररिज्म एक नेक्सस बना हुआ है कि जिसमें अगर आपको आसान अल्फाज में समझाया जाए या बताया जाए तो उनका एक जुमला जो था उसका मतलब ये बनता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासतदानों की सियासत जो है वो दहशतगर्दी की एक वेव के पीछे एक फैक्टर वो भी है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन आज के शो में डिस्कस करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शाहिद खटक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब इख्तियार वली खान साहब से बात करेंगे, PMLN के सीनियर रहनुमा, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर है और खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है, लिहाजा वो इस इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते जाते हैं। और आज ही के शो में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जनरल जाहिद महमूद साहब। ये जिस दहशतगर्दी की वेव की DGISPR साहब ने बात की है उसके ऊपर बात करेंगे जनरल जाहिद साहब से। आज के शो का आगाज़ करते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जनाब इख्तियार वली खान साहब। सर, सुहेल आफरीदी साहब का फड्डा पड़ा हुआ है, सिंध साहब भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को बड़ा समझते हैं। ये सुहेल आफरीदी साहब हैं कौन, जरा तारुफ तो हमें पहले करवा दीजिए इनका कि हमें तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MP इलेक्ट होते हैं, उसके बाद वो सूबाई काबीना में इंडक्ट हो जाते हैं। अब जब CM के लिए नॉमिनेट हुए तो हर तरफ शोर मचा हुआ है, जरा तारुफ हमें करवा दीजिए प्लीज, हु इज ही? देखिए, इससे पहले अभी ये काउंसलर का इलेक्शन लड़े थे, वो हार गए थे। फिर ये जो पिछली दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा में लॉटरी लगी हुई थी, तहरीक इंसाफ वालों की जो लॉटरी लगाई थी जनरल फैज हमीद में, उस लॉट में ये पास हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज इन द असेंबली। और मौसूफ जो है तो वो अपनी शोहरत, उनकी वजह शोहरत ये है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, शुहदा के खिलाफ, उन फोर्सेस के खिलाफ बगावत और गलीज तकरीरें करने में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। उसमें उनके बड़े नंबर हैं। खवातीन को फ्लोर ऑफ द हाउस गालियां देने में इनका एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं मजीद तारुफ नहीं करूंगा कि ये कौन कौन से तंजीमों के साथ उनके प्रो हैं या उनके लिए काम करते रहे। इनकी टाइम लाइन आप चेक कर लीजिए, इनकी स्पीचेस आप सुन लीजिए, वो सारा आपको डिस्क्राइब कर देगा कि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टाफ, बल्कि वो एक ऐसी एक कुव्वत है जो रियासत के साथ, अपनी फौज के साथ और फिर इस खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अमन के साथ वो मुखलिस नहीं है। अच्छा, इस पे तहरीक इंसाफ का तो स्टांस इंटायरली डिफरेंट है। जितनी बातें आपने उनके बारे में बयान की वो बिल्कुल इसके मुतजाद वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जितने मुहिब्बे वतन वो हैं, शायद उतनी मिसाल देने के काबिल हैं कि वो इतने ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने CSS की अटैम्प्ट भी ली है और यस एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। ISF से वो ग्रूम होते हुए सूबाई असेंबली तक पहुँचे हैं और फिर उनको पहली दफ़ा काबीना में इंडक्ट किया गया और अब वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बने हैं उनके। देखिए, मेरा कोई ज़ाती पर्सनल ग्रज तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए जो तहरीक इंसाफ ने इनके हक में सर्टिफिकेट इशू किया है, क्या यही सर्टिफिकेट इन्होंने परवेज खटक के बारे में तो इशू नहीं किया था? क्या यही सर्टिफिकेट इन्होंने महमूद खान के हक में तो इशू नहीं किया था? और अगर नहीं किया था, एक को मलंग कहा था, दूसरे को भी मलंग डूब कहा था, और तीसरा जब आया अली अमीन तो उसको फिर दबंग कहा था। तो
देख लीजिए, ये इसी तरह का सर्टिफिकेट जो चीज मार्केट में ये लॉन्च करते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग की तरह उसकी दो 200-250 खूबियां आपको बता देंगे। जी। अपनी मर्जी की प्रीव्यूज भी नीचे डाल देंगे कि आप प्रीव्यू पढ़ लीजिए, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि ये तो डब्बा कुछ और था, अंदर कुछ और था। तो ये इनका तरीका वारदात यही है। अब आप देख लें, आज आज से 1.5 साल पहले अली अमीन के लिए क्या क्या जुमले कहे जाते थे, क्या क्या जमीन और आसमान की कलाबे मिला दिए जाते थे कि अली अमीन ये, अली अमीन वो बस आ गया तो छा गया तो ठा करके। आज अली अमीन को किस नाम से याद किया जाता है, किस क्या मतलब 3 वजीर आला अभी तक इमरान खान लॉन्च कर चुका है और तीनों के तीनों खराब। इख्तियार भी मुझे तब ऑड लगता है कि जब ऑपोजिशन केपीके की ऑपोजिशन और मौजूदा हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट, जब आप लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तासुर ऐसा देते हैं कि आप अली अमीन के प्रो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सो मेरे जैसे बंदे को तब थोड़ा सा ताज्जुब होता है। That is not pro Ali Amin press conference. The press conference was pro Pakistan. Press conference pro खैबर पख्तूनख्वा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रो हुई तो वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हक में हुई। इनफैक्ट ये सूबा हम समझते हैं, वी आर पॉलिटिकल पार्टी, हम समझते हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी जाती ख्वाहिशात का तजर्बागाह बनाकर बैठे हैं। वो जानबूझकर ऐसे एलिमेंट को फ्रंट पर लाना चाहते हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, जो एंटी पाकिस्तानी हो, जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो, जो गाली गलोच में उसके पास बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो। तो हम पॉलिटिकल पार्टी तो हैं, हम अपनी राय तो रखते हैं। हम आपकी गलत चॉइस पे आपको बताएंगे कि ये गलत चॉइस। हाँ, हम आपको कहते हैं अली अमीन ना सही, आपकी जमात में साबिक स्पीकर बैठा हुआ है, असेंबली के अंदर बैठा हुआ है, मुश्ताक अहमद गनी उसका नाम है, उसको लाइए। आतिफ खान है, उसको लाइए। पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोग जो एक शऊर रखते हैं। लेकिन पीएमएलएन को पीटीआई तो नहीं ना बता सकती कि आपने वजीर आजम किसको बनाना है या वजीर आला किस तरह बनाना है, किसको बनाना है पंजाब का। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब उनको अवाम ने वोट दिया, उनके एमपीएस हैं तो जिस मर्जी को लेके आए। आप तो या कोई भी ऑपोजिशन की जमात उनको नहीं बता सकती कि आप चीफ मिनिस्टर फलां को बनाए। लेकिन अगर हम लालू प्रसाद को लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे। अगर किसी तरीके से आप यहाँ पर ऐसे एंटी स्टेट एलिमेंट को लॉन्च करेंगे, अगर अल्लाह ना करे कि हम पे कभी ये वक्त आए कि हम कोई ऐसा उम्मीदवार लॉन्च करें कि जिस पे आप उंगली उठा सके, कि जिसमें उंगली उठाने की कोई जगह मौजूद हो, कि आप कहें कि ये तो एंटी स्टेट एलिमेंट है, ये तो एंटी पाकिस्तानी फोर्सेस हैं। इमरान खान तो तान तान के एक एक बंदा जो है वो ऐसा चुन रहा है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट या बोल रहा है या बोलने में कोई माजी की तारीख रखता हो। वो तो ऐसी कुव्वतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। I'm sure आपने आज हम सब की तरह आपने भी डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गौर से सुनी होगी। उसमें चंद जुमले थे उनके कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की ये करंट वेव है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल नेक्सस है। हाउ डू यू डिकोड दैट? कि मैं आपसे कैटेगोरिकली सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि सिंस यू आर फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, आप 90 से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, बड़ा माइन्यूटली चीजों को देखते हैं। हाउ डू यू सी दैट स्टेटमेंट स्पेसिफिकली? Pakistan Tehreek-e-Insaf is the big facilitator, the major facilitator of terrorism in Khyber Pakhtunkhwa. No doubt in it. मैं ये बात पहले भी कर चुका हूँ। वो तालिबान देने का ऐलान करना ये परवेज खटक की हुकूमत में, ये जब वो वहां पर यहाँ पर सीएम थे इमरान खान ने ये बात की थी। तो ये वहां से जब बात शुरू होती है तो फिर आप आ जाइए कि बीच में रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब जैसे ऑपरेशन के बाद सिर्फ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पूरे मुल्क में फिर अमन छा गया था। लेकिन उस अमन को बर्बाद करने के लिए वन जनरल फैज हमीद वाज द कोर कमांडर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड महमूद खान वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उस दौरान स्वात, चित्राल और ये बाजोड़ और फिर वजीरिस्तान काशगर के रास्ते फिर 15,000 फैमिलीज टेररिस्ट के उनको इलीगली जगह दी गई, इंपोर्ट किया गया और उनको बसाया गया और फिर वहीं से दोबारा पाकिस्तान के अमन को बर्बाद किया गया। तो सो आई हैव नो डाउट इन इट दैट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज द मेजर फैसिलिटेटर ऑफ द टेररिस्ट पीपल एंड उनको यहां तक की फैसिलिटेशन देते हैं
कि पाक फौज यहां से आ रही है, पाक फौज की यहां से मूवमेंट हो रही है, यहां से ऑपरेशन कर रहे हैं, पर पेशगी तला देते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, उनको पनाह भी देते हैं, उनको जगह भी देते हैं। इख्तियार साहब, एक इसमें नाम कोई तो शक आपने नहीं बड़ा है। मेन स्टेक होल्डर का लिया कि तब के चीफ मिनिस्टर थे जनाब महमूद साहब। चलें, जनरल फयाज तो उनका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, महमूद साहब तो आज़ाद घूम रहे हैं, आपकी हुकूमत है विफाक के अंदर, सर उनके ऊपर कोई वो उसके ऊपर कोई बात कुछ तो होनी चाहिए ना, कम से कम पूछा तो जाना चाहिए कि व्हाट हैव यू डन, जो आपके इल्जामात है अकॉर्डिंग टू यू कि वो फैसिलिटेट करते रहे, तो महमूद साहब से पूछिए तो सही सर। Mahmood Khan was the chief minister, Imran Khan was the prime minister. And the इमरान thing, खान साहब तो जेल में है ना, वो तो इज बिहाइंड द बार्स ऑलरेडी, हाँ। लेकिन महमूद साहब से भी तो कोई बंदा पूछे ना फिर। यार मैं महमूद खान का कोई तर्जुमान नहीं हूं कि मैं उसकी कोई वकालत करूंगा। डोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम मी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि द थिंग्स वाज बीन डिसाइडेड एंड टेकन बिटवीन जनरल फयाज हमीद एंड इमरान खान। वो इनफैक्ट टेररिस्ट को अपना एक मिलिट्री विंग बनाना चाहते थे और उन्होंने बनाया भी था, और उनका मकसद ये था कि अपने तमाम मुखालिफिन जितने हैं उनको क्रश कर देंगे ताकि उनके लिए मुस्तकबिल का रास्ता वो साफ हो जाए। लेकिन इख्तियार भी That's it, हाँ। दैट्स टू द केपीके ना, ये तो सिर्फ केपीके की हद तक हो सकता है। पंजाब में हमने देखा, यहाँ पर भी उनकी हुकूमत रही, बलोचिस्तान में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, वैसी एक्टिविटी हमें तो कहीं और नजर नहीं आई वहां पे। बिल्कुल है, पंजाब और बिल्कुल है। पंजाब में भी आप कह रहे हैं, मगर पंजाब में नहीं है तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान को बिल्कुल, अगर इसको चेक वो कर लीजिए। इंटरनल और मामला है ना, वो तो इश्यूज ही और हैं, हम और एक लाइन पे चले जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए एक कि बात याद रखिए, जी। एक बात ये कहते हैं ना, एक का ताल्लुक दूसरे से होता है। हमारे लिए बीएलए, टीटीपी, टीटीए, बीआरए, फलानी लिबरेशन, हमारे लिए तो सब एक ही जैसे हैं। सबका काम एक जैसा है, सब जो नुकसान पहुंचाते हैं वो एक ही जैसा है। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा नंबर गेम क्या है? अभी आपके पास ऑपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा में 52 के करीब नंबर है, जब सीएम के लिए आई थिंक 73 चाहिए, और 92 पीटीआई के उनके आजाद मेंबर्स उनके पास है। इख्तियार भी बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, लगता नहीं आपको कि बड़ा इजीली अपना सीएम बना लेंगे वो लोग? एक ग्रुप के टूटने की देर है, एक ग्रुप अगर टूट गया, एक जत्था, उसमें 25-30 लोग आ जाते हैं, और हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, खुद टूट रहे हैं। अभी देखेंगे कि क्या सूरत हाल आती है। इट्स टू अर्ली टू अनाउंस एनीथिंग। हम ये देख रहे हैं कि हालात, तो हमने आज अपनी मुशावरत थोड़ी बहुत की है, जेयूआई ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपीपी ने, तो हम चीजों को देख रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारा काम है इलेक्शनों में हिस्सा लेना। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा, अपना अगर हम उसमें हिस्सा लेंगे तो अपना मुश्तरका उम्मीदवार लॉन्च करेंगे, फ्लोट करेंगे, और इंशाल्लाह फिर उसको जिताएंगे भी। नंबर गेम की क्या बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यहाँ पर सारी इंडिपेंडेंट बैठी हुई है, वो तो पार्टी की शक्ल में है नहीं, उनपे तो कोई वो जो फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट है वो उनपे लागू होता ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज तो मानते हैं ना कि जिन लोगों को वोट पड़ा है वो पीटीआई का वोट उन 92 एमपीएस को पड़ा, ये तो आप मानते हैं ना? उसमें से तो पीटीआई का तो आप तब कहेंगे जब कोई पीटीआई के निशान पे खड़ा हो या उनके पास मैं पार्टी और का आसान टिकट कर हो। इख्तियार भी मैं और आसान कर देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई या उनकी एक जो जमात होती थी, उनके मैनिफेस्टो के ऊपर या उनके नाम के ऊपर वोट पड़ा हुआ है, इज दैट सिंपल इनफ? आप कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मतलब वो जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो इमरान खान ने नामजद किए थे, पार्टी ने ऑब्वियसली उनके नामजद किए थे, तो इमरान खान तो खुद उस पार्टी के चेयरमैन भी नहीं थे। चले बैरिस्टर गौर तो थे। आप कह सकते हैं कि मतलब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब रिश्तेदारी अगर आप उसकी बैरिस्टर गौहर के साथ निकालते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ निकालते हैं, आपकी मर्जी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ निकालते हैं, आपकी मर्जी। या इमरान खान के साथ निकालते हैं, आपकी मर्जी। मैं तो सादा सा एक ही बंदे के साथ निकालता हूँ कि जिसके नाम पे जब वोट पड़े हैं, यू नो दैट, आई नो दैट। मैंने तो आपके बड़े सादा सवाल का बड़ा रंगीन जवाब दे दिया, सादा जवाब दिया और बड़ा तफसीली जवाब दे दिया। इख्तियार भी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब इख्तियार अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जरा तहरीक इंसाफ से भी बात करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, कि जिस तरह के एलिगेशन या जिस तरह की गुफ्तगू इख्तियार अली खान साहब की आपने सुनी है, अगर ये इसमें कोई एक आधा भी फैक्ट है तो आई थिंक अबाउट टाइम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट पर रिविजिट करेगी या इसी पर रहेगी। ज़रा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं तहरीक इंसाफ से।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जनाब शाहिद खटक साहब। आईएसएफ की पॉलिटिक्स, जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान साहब और शाहिद खटक साहब, इनकी इकट्ठे आईएसएफ की पॉलिटिक्स से ये नेशनल असम्बली के अंदर, और मीना अफरीदी प्रोविंशियल मिनिस्टर तक, सुहेल अफरीदी साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर तक, और अब सीएम के नॉमिनी बने हैं। सो ऑब्वियसली इनका सफ़र इकट्ठे है। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पीएमएलएन के एलिगेशंस बहुत सारे हैं सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? नंबर गेम क्या है? किस हद तक ये तहरीक इंसाफ अपना चीफ मिनिस्टर नया लाने में कामयाब हो सकेगी, जिस पर बात करते हैं। खटक साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब अता तारड़ साहब की भी आपके नामजद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के जनाब सुहेल अफरीदी साहब, वी ऑल नो दैट कि आपका बड़ा पुराना ताल्लुक है, आईएसएफ के ज़माने से उनसे ताल्लुक है। उनके रवाबित के बारे में कल अता तारड़ साहब ने कुछ बातें की हैं कि उनके रवाबित ऐसे फैक्टर से हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, या जो अली अमीन डिलीवर नहीं कर सके बानी तहरीक इंसाफ के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए जनाब सुहेल अफरीदी साहब को सीएम नामजद किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साकिब भाई, पहली बात तो ये कि सुहेल अफरीदी एक एजुकेटेड लड़का है। सुहेल अफरीदी ने एमएससी इकोनॉमिक्स किया है और सुहेल अफरीदी ने सीएसएस अटेम्प्ट भी किया था। सुहेल अफरीदी एक इंतहाई जीनियस, एक इंतहाई काबिल और एक इंतहाई हॉनेस्ट इंसान है। और सुहेल अफरीदी जितना अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ प्यार करता है, जितना सुहेल अफरीदी मुहिब्बुल वतन है, शायद ही आपको ऐसे लोग इस मुल्क में बहुत कम मिले। हाँ, चूंकि वो फाटा का है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स उसने की होगी, कुछ इश्यूज के ऊपर उसका मौक़िफ़ जरूर सख्त होगा। और सुहेल अफरीदी 1% का उसके ऊपर एलिगेशन नहीं है करप्शन का। पिछले 8-9 महीने से वो CNW का मिनिस्टर है। आप किसी पे जाके पूछ ले पेशावर सेक्रेटेरिएट में, तो वो आपको तमाम लोग कहेंगे कि अगर सबसे हॉनेस्ट मिनिस्टर जो रहा पिछली कैबिनेट में, वो सुहेल अफरीदी रहा। और सुहेल अफरीदी इस मुल्क का बाशिंदा है, फाटा से वो बिलोंग करता है, डिप्राइव्ड एरिया है उसका। और तो ऐसे किस्म के इल्जामात, ये मैं शाहिद साहब, ऑन अ लाइटर नोट, डिप्राइव्ड एरिया से एक चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब को भी पंजाब में लाया गया था। देखिए, उस्मान बुज़दार और सुहेल अफरीदी की कोई कंपैरिजन नहीं है। सुहेल अफरीदी एजुकेटेड लड़का है, सुहेल अफरीदी पॉलिटिकल वर्कर है, सुहेल अफरीदी इमरान खान के साथ तालिब इल्मी के ज़माने से जुड़ा है, सुहेल अफरीदी को सियासत भी आती है, सुहेल अफरीदी को वो तमाम गुर आते हैं जो किसी भी पॉलिटिशियन को आते हैं। अच्छा, जरा इशू की तरफ आते हैं। आप मिडिल क्लास के हो, जी जी, आप एक आम पाकिस्तानी हो, तो जरूरी नहीं है कि आप एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। देखिए, जिंदगी में एक्सपीरियंस तभी आता है जब आपको मौका मिलता है। सुहेल अफरीदी को मौका मिला, इंशाल्लाह वो डिलीवर करेगा। वो सिर्फ टिकटॉक नहीं बनाएगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस को बेहतर करेगा, वहां पे करप्शन का खात्मा करेगा, वहां पे आपको डेवलपमेंट नजर आएगी, वहां पे आपको रिफॉर्म्स नजर आएंगे, वहां पे इंशाल्लाह जो इमरान खान साहब के नए खैबर पख्तूनख्वा का ख्वाब हमने 2013 से शुरू किया था, ये ठीक होगा इंशाल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के एक दौर था। आपका ये थर्ड टेन्योर है, आपका ये थर्ड टेन्योर है खटक साहब, बहुत बेहतर तरीके से। फेयर एनफ, आपका ये थर्ड टेन्योर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। अली अमीन गंडापुर जब रिजाइन करते हैं तो वो तभी लिखते हैं रिजाइन के अंदर कि जनाब, मैं जब सूबे का चीफ मिनिस्टर बना तो बहुत सारे इश्यूज थे। मुझ जैसे लोगों के जहन में उसी टाइम पे ये सवाल आया कि यार, इससे पहले महमूद खान साहब थे, उससे पहले परवेज खटक साहब थे, तो 2 टेन्योर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंसेक्टिवली मिल चुके थे। इट वाज द थर्ड टेन्योर। थर्ड टेन्योर के होते भी बहुत सारे इश्यूज का सामना था अली अमीन गंडापुर को। देखिए, वो जो तकरीबन 1.5 साल का जो अरसा था निगरान सेटअप का, देखिए परवेज खटक के दौर आप देख ले, जब वो जा रहा था, आप उस वक्त के फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप डिटेल निकलवा लें, उसने भी सुबह सरप्लस में छोड़ा। उसके बाद जब महमूद खान आया, 3.5 साल तक कोई भी फाइनेंशियल क्रंच नहीं आया खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में। डेवलपमेंट भी हुई, काम भी हुए, लोगों को तनख्वाहें भी मिली, सेहत कार्ड के पैसे भी मिले, BRT भी बनी, BRT के कंट्रैक्टर्स को पैसे भी मिले। लेकिन जब हमने असेंबली डिसॉल्व की, तो जब निगरान सेटअप आया, और आपको पता है साकिब भाई, जब हमारे दौरे हुकूमत में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त के जितने भी इशारे थे, जो इकोनॉमिकल कंडीशन बन गई थी मुल्क की, आप देख रहे थे कि मुल्क में पैसा आ रहा था, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। लेकिन जो ही इमरान खान साहब को हटाया गया, आपने देखा कि पूरे मुल्क में डॉलर जो हमने बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे, जो हम देखिए गए थे
अपनी रिवेन्यू डॉलर के रेमिटेंसेज जो हम 40-45 अरब डॉलर पे चले गए थे, जो इमरान खान साहब रिजीम चेंज हुआ आपने देखा कि वो रेमिटेंसेज 2-3 अरब डॉलर पे आके गिर गए। फाइनेंशियल क्रंच आया तो उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आया। जब अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने हमारे खजाने में सिर्फ 3 अरब रुपए पड़े थे, लेकिन कल जब वो रिजाइन कर रहा था उसी खजाने में 250-300 अरब रुपए पड़े हैं। तो ये इस बात का क्रेडिट आप जरूर उसकी काबीना को दें कि वो जब जा रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर तो खाली खजाना छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हाँ, अली अमीन के लिए क्राइसिस भी थे, इश्यूज भी थे, विद इन पार्टी भी थे, आउटसाइड द पार्टी भी थे, अमन और अमान की भी थे, इमरान खान साहब की रिहाई की भी थे, बुशरा बीबी साहबा की रिहाई की थे। तो इश्यूज तो बहुत थे और ये चैलेंजेस अच्छा, जो है उसे पॉइंट ब्लैंक पे शायद साहब अगर मैं आपको पॉइंट ब्लैंक पे अल्लाह करे कि सोहेल अफरीदी जो है वो डिलीवर करे। अगर मैं आपको पॉइंट ब्लैंक पे पूछूं, वैसे तो इमरान खान साहब खुद से इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं कि क्यों अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया और वो एक ही रीजन उनके जानिब से सामने रखी गई। आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा, एक तो नुकात बहुत अहम थे, मैं वही आपके सामने रखूंगा, प्लीज उस पर कमेंट कर दीजिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की एक बढ़ती हुई लानत है, इसके अंदर कोई सियासी गठजोड़ का जिक्र उन्होंने किया है। सेंस आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, विफाक की सियासत करते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो कौन से नेक्सस हैं जो जिनकी निशानदेही आज डीजी आईएसपीआर साहब ने की? कभी अगर आप कोई जनरलाइज बात करेंगे तो उसका तो मैं जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। मुझे क्या पता है कि उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया, लेकिन अगर आप देखिए जब हमने अलर्ट किया कि दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, बॉर्डर पार दहशतगर्द आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने वहां पे बड़ी बड़ी कोशिश की उन चीजों को रोकने के लिए। हमने अवामी ताकत का भी मुजाहरा किया, हमने अमन पासून भी किए कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन के ऊपर हम अमन चाहते हैं, हमें किसी जंग की जरूरत नहीं है, हम जंगों से तंग है, इस जंग की वजह से हमारे 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। शायद साहब अमन सिर्फ आपकी और मेरी ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं होगा, अमन अगर बॉर्डर के उस पार से भी ख्वाहिश होगी तो तभी अमन होगा ना। आज भी डीजी आईएसपीआर ने इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि यार जब अभी रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाके उनसे बात करते? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली वी विल रिटेलिएट, हम जवाब देंगे। इसी तरह अगर वहां से दहशतगर्द आके खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान की किसी भी और जगह के ऊपर आके अटैक करता है, कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करता है, तो हम जवाब देंगे ना, हम उनसे बात थोड़ी करेंगे एट दैट टाइम। अभी जब इंडिया के साथ हमारी लड़ाई होती है तो इंडिया में हमारा दुश्मन हमारे सामने होता है, हमें पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, उसने वर्दी पहनी होती है उसी मुल्क की। लेकिन ये गुरिल्ला टाइप जंग है, इधर उनकी पहचान वो कहाँ पे है, कैसे आए हैं, उनकी शक्ल सूरत देखिए, ये बड़ा टेक्निकल है साकिब भाई, इसको आप इंडिया की जंग के साथ बिल्कुल इसकी कंपैरिजन ना करें। हम क्या चाह रहे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा हो, लेकिन आप ऐसे अंधाधुंध करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, आप केवी गवर्नमेंट को इत्तेमाद में लेके आप जरगा करके वहां पे बातचीत करके उसके बाद आ जाए कौम के सामने हकायक रखे, बहुत सी चीजें वाज़िया हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन किसी के मसले का शायद साहब मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, 52 के करीब अपोजिशन के मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 73 आई थिंक चाहिए किसी भी बंदे को वहां पे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों इतराफ से। आप लोगों के एमपीएस अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आज़ाद हैं, खबरें हवा में फैली हुई है इस तरह की भी कि मुमकिनात में से है कि कोई 20-22-21 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पीटीआई के वोटों से जीते हुए हैं राइट लेफ्ट हो जाएं। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अफरीदी साहब को सीएम बना लेंगे? मैं आपको ये खबर दे देता हूँ कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है, वो भी तहरीक इंसाफ के साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी उनको अभी करना चाह रहा, तो आप खुद सोच लें कि अगर अपोजिशन की जमातें हमसे रब्ता कर रही हैं, हमारी तादाद भी पूरी है और इंशाल्लाह हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, हम अपने चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे या जो सूबे को हुकूमत से महरूम करेंगे, उन किरदारों के खिलाफ इमरान खान साहब की कॉल भी आ चुकी है कि अगर ये गैर ज़रूरी तौर पे डिले करेंगे
तो ये ऐसा ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो सड़कों के ऊपर आ जाए। जो लीगल आईनी कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को अपना वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करने दिया जाए। बाकी अपोजिशन का अपना हक है कि वो Fair अपने enough. उम्मीदवार को लेके आए, हमारा अपना हक है कि हम अपने उम्मीदवार को लेके आए। वफाकी हुकूमत या किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो हमें सेलेक्ट करके देंगे कि हमने कौन से वज़ीर आला को इंतखाब कराना है, किसको हमने अपने उम्मीदवार खड़ा शाहिद करना खटक है। साहब, thank तो you very much. ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इख्तियार है, इस इख्तियार को ना छेड़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जनाब शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे इश्यूज जो आज के थे और इन डेज टू कम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉसिबल चैलेंजेस हैं हमने उनके सामने रखे, उनके जवाब शाहिद खटक साहब ने दिए और आपने सुने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा PMLN के बड़े एक्टिव जो पोर्शंस हैं इस इलेक्शन को लेकर उनके सामने भी चंद सवालात रखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द रिजर्वेशंस। किसी भी जमात के पास जब मैंडेट मौजूद है तो जिस मर्जी को वो चीफ मिनिस्टर बनाए, रिजर्वेशंस क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। आज ऑब्वियसली DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट एट द सेम टाइम अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जरा बात करते हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू सर। बिफोर इट कि मैं DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब आऊं, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की कुर्बतें बड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? जी देखिए, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों के पास इस वक्त जो लैंडिंग ग्राउंड्स है ना जी, खासतौर पर डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स कह ले या जो रेसिप्रोकेशन हो रही है। याद है आपको ऑपरेशन संदूर में भी अफगानिस्तान से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट गई थी इंडिया के हक में। इट वाज अफगानिस्तान, इजराइल और एक आध वन और साउथ अमेरिकन कंट्री थी जिन्होंने उनके हक में पॉजिटिव स्टेटमेंट दी जी। तो और ऑफ कोर्स अभी रेसिप्रोकेट किया है अफगानिस्तान में, अपना हायर किया है उन्होंने अपने एम्बेसी को, लेकिन ऑलरेडी इनके फुटप्रिंट तो वहां पे मौजूद थे। और फिर बीइंग अ प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट, अफगानिस्तान की सॉइल उनको जरूरत है अपने पॉलिटिकल परसूट्स के लिए थ्रू दी वॉर और टेररिज्म, जो अभी लीड इंस्ट्रूमेंट है इस हिंदुत्व से भरी हुई भारतीय लीडरशिप का। तो आई थिंक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। अच्छा, दोनों को लैंडिंग ग्राउंड जो मैं कह रहा हूँ इसलिए दुनिया में मिल नहीं रहा, आइसोलेशन का शिकार है जी। अपने रिकॉग्निशन करवा ले, रियलाइजेशन करवा ले एक दूसरे को, और एडवांटेज पूरी ले रहे हैं जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जी। रशिया ने भी अभी अफगानिस्तान को एक्सेप्ट किया है। वो इसको बस अभी इसी डिफेक्टो जो इंटरम सेटअप है, ये वही अफगानिस्तान है जिसका भारत 2021 में जब दोहा अकॉर्ड हुआ तो सबसे ज्यादा मुखालफत की थी कि इन एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी तक के अल्फाज ये यूज करते थे कि एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी जो है उनके साथ तो ताल्लुकात रखना बड़ी ज्यादती हो जाएगी। दे हैड सम फियर्स। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद इन्होंने रियलाइज कर लिया कि अभी ये डिफेक्टो यही है, तो इनको अभी भरपूर फायदा उठाया जाए। somehow इंडिया थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान में इंटरवीन तो पहले भी करता रहा somehow, सो अब जरा ये मजीद खुल आके आएंगे? नहीं, अभी इससे मजीद इन्होंने क्या खुलना है जी। अभी तो ये नेक्सेस आज देखें ना, आज DGISPR की कॉन्फ्रेंस में आई थिंक इट हैज बीन वेरी क्लियरली स्पेल्ड आउट कर दिया गया है इनका जो नेक्सेस है और इनका जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन है, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और पाकिस्तान को तो इसमें कोई शक नहीं था इस एप्लीकेशन का। वेस्टर्न बॉर्डर पे एक सिचुएशन वो क्रिएट रखना चाहते हैं, दोनों प्रॉक्सीज को चलाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। तो ये दिस इज अ नेक्सस ऑफ टेररिज्म है, नेक्सस ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद टेररिज्म है। तो ऑफ कोर्स जब अमेरिकन 47 मिलियन डॉलर्स पहले आ जाते थे वीकली काबुल के बीच में, तो उनका काम चल रहा था। तो अभी उन्होंने नए क्लाइंट्स तो नए स्पॉन्सर्स तो ढूंढने हैं और अब एज अ क्लाइंट उन्होंने अपने आप को पेश किया है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। बट आई थिंक दिस इज दूसरी बात यह साकिब साहब की दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, अपनी उनकी पॉलिसीज हैं, वो अपने तल्लुकात रख सकते हैं। हमारे लिए चैलेंज तो क्रिएट करेंगे वो ऑफ कोर्स, लेकिन जब हमारे मफादात को वो नुकसान पहुंचाएंगे या जब हमारे खिलाफ अभी ये सामने जब आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इसी एनवायरनमेंट पे अपनी प्रोटेक्टिव मैनूवर करनी है। अपना आज के प्रेशर में से कुछ सवालों के जवाब, एक जो अपनी डिप्लोमेसी चलानी है, पॉलिटिक्स चलानी है, अब इसी एनवायरनमेंट में चलानी है। एक सादा सा सवाल इसमें ये उभरता है, पाकिस्तानी होते मेरे ज़हन में, जिसके आज DGISPR ने भी जिसका जिक्र किया कि अपने अवाम को, अपने बॉर्डर्स को, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए विल गो टू एनी एक्सटेंट, एंड ऑफ कोर्स एनीबॉडी विल गो टू एनी एक्सटेंट।
उसमें फिर मेरे जहन में सवाल ये आता है कि जब हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ेगा, अफगानिस्तान की तरफ से शरारतें पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ बढ़ेंगी, तो यहाँ से रेसिप्रोकेट भी होगा, ऑब्वियसली फिर हमारी तरफ से भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आएगा। बिल्कुल जाएगा जी। पाकिस्तान विल रिजर्व द राइट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। अगर पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं रोजाना, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो आप कब तक वो देख रहे, फिर क्वेश्चन अंदर भी खड़े हो जाएंगे ना, विद इन पाकिस्तान बड़ा डिस्पोर्डेंसी फैल जाएगी कि अगर हम रिस्पॉन्ड अफगानिस्तान जैसे मुल्क को भी नहीं कर सकते, और इंडिया तो अजली हमारा दुश्मन है, अगर उसके खिलाफ भी हमारी प्रिपरेशंस नहीं रही हैं, तो फिर इतना पावरफुल जो हम कहते हैं, जब हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अपना अज़्म जो हम आप शो करते हैं। बट एक चीज साकिब याद रखिए, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, और अभी पाकिस्तान विल शो द विल टू रिस्पॉन्ड एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। एक और सवाल की तरफ थोड़ा सा इन ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मिलिट्री डोमेन में ही उनको स्क्वीज करें, बातचीत भी करें, उनको समझाने की कोशिश करें, एंड देयर आर अदर डोमेन्स आल्सो जिनमें आप स्क्वीज करके अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। सर, आज एक टर्म यूज की गई DGISPR सब की जानिब से, यहाँ पर पॉलिटिकल टेररिज्म नेक्सस की एक टर्म उन्होंने यूज की। सर, इज दैट लोकली सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं उसको डीकोड करूं, या मैं उसको अक्रॉस द बॉर्डर भी इस टर्म को डीकोड करता हुआ लेके जाऊं? इट इज एट ऑल लेवल्स जी, एट ऑल लेवल्स। जो भी गवर्नमेंट्स हैं, अभी देखे ना, वहां पे पॉलिटिकल अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चले जाएं तो वहां पर भी ये नेक्सस आपको मिलेगा, और ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है। कई दफा हमने कराची और सिंध के बीच में भी हमने ये नेक्सस को देखा है जी, कुछ अरसे के लिए। जो भी पॉलिटिशियंस हैं जो इसके साथ जब रिलेट अपने आप को करते हैं टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ और इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ, तो जब ये ट्राइका बनता है क्रिमिनल माफिया का, टेररिज्म का और पॉलिटिक्स का, तो अच्छा दिस पूरी दुनिया में होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल पोलराइजेशन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तो मैनी टाइम्स ये फील किया जा रहा है स्टेट के लेवल पे कि जो प्रायोरिटी ऑफ द पॉलिटिक्स है, वो भी अगर अपनी पॉलिटिक्स, अभी देखे ना, मोदी की आप पॉलिटिक्स देख ले, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स के लिए उसने वॉर को इंस्ट्रूमेंट बनाया है जी, फ्रिक्शन को बनाया, वो अपनी तबाही करा ली उसने। नेतन्याहू को देख ले, उसने अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वॉर को और जेनोसाइड को अपनाया, उसने भी अपनी पॉलिटिकल, तो ये पॉलिटिकल तबाही आपकी भी हो जाती है, ये याद रखिएगा। टेम्परेरी आप प्रेशर तो बिल्ड कर लें, लेकिन आपने आज ही कल नहीं, लोग देख रहे होते हैं जी, दिस इज 21st सेंचुरी, और फिर आपकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी, हम अगर खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कहीं यूज हो रही है इंफॉर्मेशन, तो ऑफ कोर्स इनके पास जो भी होंगी, तो अपनी आप पॉलिटिक्स को ही खराब करेंगे ना, आप परमानेंसी इसमें नहीं ला सकते हैं आप, ये परमानेंट फैक्टर्स नहीं होते। टेम्परेरी आप इलीगल स्पेक्ट्रम से फायदा भी उठा लेंगे, और अगर डोमेस्टिक पोलराइजेशन का हमने वॉर ऑन टेरर को इफेक्ट करके अगर कुछ गेन करना है, तो आई थिंक फिर पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। खरल जल साहब, आर वी लुकिंग एट सम अनदर APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट के इन इश्यूज के ऊपर सारी सियासी जमातों को बैठना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, बिकॉज दिस कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर ना? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये तो सुपीरियर पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि मिलके फैसले करने, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी जो पॉलिटिक्स भी है ना जी, वो हमने कन्फाइंड कर दी है। वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू द इंडिविजुअल्स। आई मीन उनके जो एजेंडाज हैं वो सामने वो पूरी पार्टी पे हावी हो जाते हैं, और ये मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये फीलिंग एज अ पाकिस्तानी हमारे अंदर है कि हर पार्टी जो है वो किसी ना किसी टाइम में कहीं ना कहीं, कभी कभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो दे बिकम लार्जर देन द पार्टी, एंड पार्टी ट्राइज टू बी बिकम लार्जर देन द स्टेट। तो यही आज आई थिंक मैसेज था DGISPR की कि स्टेट से बड़ी कोई चीज नहीं है जी, ये याद रखिएगा सर। यहाँ आई थिंक हमें थोड़ा सा ना सबको अपने अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, एंड वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक थिंग, एंड वो फंडामेंटल यही है कि पाकिस्तान सेंट्रिक हमने हर चीज करनी है। सर, 2014 के नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र भी आज उन्होंने किया, 21 वाला रिवाइज्ड एक्शन प्लान का जिक्र भी किया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वी ऑल नो दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे उस एक्शन प्लान के नुकात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो सर, अक्रॉस द बोर्ड सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएं? बिल्कुल ठहराए जाएं जी। देखें ना, पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया ना साकिब साहब, इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम एक जगह पे पहुंचे, एंड देन वी लॉस्ट इट सडनली, और अभी जिस सिचुएशन में आए हैं, तो वही तो बात हो रही है कि जी हमारा जो मिलिट्री गाइज हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, अभी देखें ना, ह्यूज फिगर्स आए हैं जी, मिलिट्री के भी, पुलिस के भी और सिविलियंस भी। दीज आर ह्यूज फिगर्स। अगर किसी भी गैरतमंद कौम के लिए देखा जाए या सेंसिबल कौम के लिए देखा जाए, तो दीज आर ह्यूज फिगर्स।
अब ये खून जो है वो यही अगर इसने गवर्नेंस के इश्यूज को सॉल्व करना है या उनकी गैप्स को कवर करना है, तो फिर वी आर गोइंग एज अ नेशन, वी आर गोइंग नोवेयर। ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना खरल साहब, ये जरूरी नहीं है कि ये बैटलफील्ड में पैदा हो, ये सबसे ज्यादा ब्रीड और पैदा होती है इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पुअर गवर्नेंस। तो वी हैव टू फिल दोज गैप ना। आप अपनी सियासत करें ना, हु इज स्टॉपिंग यू कि आप अपनी सियासत ना करें? आप अपने नजरियात पे सियासत करें, आप अपने अवाम के साथ राब्ता करें, आप उनके साथ जारी रखें, अपनी स्ट्रगल भी जारी रखें। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स भी करनी होती है ना, स्ट्रगल गुडी गुडी नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक प्रेशर, आप जारी रखें, बट डोंट कंप्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। जो पाकिस्तान के वाइटल नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी प्रोटेक्शन और परसूट्स में अगर आपकी पॉलिटिक्स आ रही है, तो फिर आप पॉलिटिक्स कर किस लिए रहे हैं? मुझे ये बताएं ना, आप पावर में क्या फिर आप पैसा कमाने आना चाहते हैं, या पावर में आके आप पाकिस्तान को फंक्शनल रखना चाहते हैं? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच द पीपल मस्ट थिंक एंड आस्क। जल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट इनफ इज़ इनफ वाली, अगर मैं उसको डिकोड करूं तो मुझे लगता है कि इतना टेम्परेचर ऊपर चला गया हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर्स भी कि हमें किसी भी लिमिट तक अब जाना पड़ा तो वी विल गो। डू यू थिंक सो टू सर? जी बिल्कुल, देखिए दिस इज कमिंग फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, तो दिस हैज अ सीरियस इम्प्लीकेशंस। और बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेजिंग है कि अगर आप अभी जो पुरअमन ज़राए हैं उनको आपने देखे स्टेक क्रिएट्स करनी होती है ना। आप किसी को ये नहीं कर सकते कि आप एक आपके खिलाफ एप्लीकेशन हुई है और आप उनको कंफर्ट जोन से निकलने ही ना दें। तो आपने यू हैव टू क्रिएट अ कंडीशंस, थोड़ी सी कंडीशंस करनी पड़ती हैं टू परसू दी पॉलिटिकल डायलॉग आल्सो, बातचीत आल्सो। मुझे तो समझ नहीं आती कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ क्यों एनिमिटी में वो रहना चाह रहे हैं, कि परमानेंट बॉर्डर्स रहने, ये सारी जिंदगी यही लोग तो ताकत में नहीं रहेंगे, पावर में नहीं रहेंगे। और इस खित्ते की डायनामिक्स तो आप खरल साहब, बल्कि पूरी इंटरनेशनल डायनामिक्स बड़े बड़े स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में चेंज हो रही हैं जी। एवरी 3-4 years आप एक नई देख रहे हैं, एक एनवायरनमेंट बन जाती है। इसी दुनिया में हमने देखा अहमद अल शरा पे अभी आप कभी उनकी हेड बाउंड्री लगा रहे हैं और कभी वो सूट पहन के दी नो प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यही आप देख रहे हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स किधर चली गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद। तो ये चीज़ों के इंडियन तालिबान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि परमानेंसी किसी चीज़ की भी नहीं है। नेबर्स आर परमानेंट, रिलेशंस आर परमानेंट, तो उनको उसी तरीके से ले जाए। आज पाकिस्तान को इकोनॉमिक डोमेन में अगर कोई सख्ती शुरू कर देता है, ये इलीगल स्पेक्ट्रम और इन चीज़ों की आज इसलिए ज़्यादा बात हो रही है ना कि दे आर पिंचिंग देम मोर देन देयर ओन शरेड आइडियल्स जिनके ऊपर वो वॉर करना चाहे। अमेरिकन अभी चले गए, अमेरिकन आर नो मोर देयर। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब का जब वक्त था खरल साहब, तो लोग कहते थे जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ प्रेसिडेंसी में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के जो गुस्सा है, जो लोकल तालिबान का, ये खत्म हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। रेड मास्क वो चले गए, लेकिन चीजें जारी रही क्योंकि इनकी कड़ियां तो कहीं और से हिलाई जा रही थी। उस वक्त भी हम कहते थे कि दिस हैज नथिंग टू डू विद परवेज मुशर्रफ। यही चीज अभी आगे चलेगी। तो इट इज द इकोनॉमी, पैसा जो डाला गया इस टेररिज्म के बीच में, दैट इज प्लेइंग इट्स रोल। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। आपके वक्त नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली जब बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी कौम, कोई भी नेशन हो तो उनको बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और अपरेंटली दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान को भी APC के साथ साथ जहाँ पर अपने इंटरनल इशूज़ को डिस्कस करना है, एड्रेस करना है, वहीं हमें अक्रॉस द बॉर्डर भी आई थिंक कुछ ना कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।